हम जानेंगे कि कैसे हमारा 32 बिट 64 बिट करके जो सिलिकॉन मेमोरी होती है, राइट, जो रैम होती है, उसमें हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हीप कहाँ होता है, स्टैक कहाँ होता है, कैसे प्रिमिटिव डेटा स्टैक में होता है, या कैसे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है उनके पॉइंटर्स स्टैक पे स्टोर होते हैं और वो पॉइंट करते हैं हीप मेमोरी स्टोरेज में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट सारे ब्राउजर समझते हैं, क्योंकि सारे ब्राउजर में एक इंजन होता है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट इंजन। जैसे कि क्रोम के इंजन का नाम है V8, चक्रा एक इंजन है जिसका जो चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, पहले IE के अंदर चलता था। स्पाइडर मंकी एक जावास्क्रिप्ट इंजन है जो चलता है मोजिला फायरफॉक्स के ब्राउजर में। अब इन सारे जो JS इंजन है, इनकी अंदर की प्रोसेसिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, बट एट द एंड इनका काम ये होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड लेते हैं और इसको प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जानने की V8 की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कैसे काम करता है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और हम कैसे बेहतर एक जावास्क्रिप्ट का कोड, फास्टर कोड लिख सकें जो कि एग्जीक्यूट करने में कम से कम टाइम ले। तो ऑल अबाउट मेमोरी है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, जस्ट बियर विथ मी। ये वन ऑफ द फैंटास्टिक वीडियो होने वाला है। मैं इसमें एंड टू एंड इंफॉर्मेशन अबाउट जावास्क्रिप्ट मेमोरी एलोकेशन, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको देने वाला हूं। की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, फिर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है, और उसके बाद ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट की दुनिया में हैं, फ्रंट एंड में हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हैं, किसी भी तरीके से आप वेबसाइट डेवलपमेंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो अब जैसे कि हमने बता चुके हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, जिससे आपको समझने की कोशिश करेगी। एक हम ऐसी दुनिया लेते हैं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, लेट्स से, और एक दुनिया लेते हैं जहाँ पे जावा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि JS हमारी सिंगल थ्रेडेड है और जावा जहाँ पे आती है मल्टी थ्रेडेड होती है। तो मैं एक छोटा सा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हम एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं। ठीक है, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे जिसमें लेट्स से 3 या 4 टेबल लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये मतलब बहुत बड़ा हो सकता है, कोई स्केल के लिए नहीं जाना है। लेट्स से यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, इस रेस्टोरेंट का नाम है JS रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट का नाम है जावा रेस्टोरेंट। ओके, नाउ और यहाँ पे इनका किचन लगा हुआ है यहाँ से। ठीक है, दिस इज देयर किचन, और इस वाले रेस्टोरेंट का भी यहाँ पे किचन है। अब किचन वो जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज रहती हैं, राइट, जहाँ से आपको ऑर्डर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एक कोई कस्टमर आया, लेट्स से रोहन यहाँ पे आया और इस रेस्टोरेंट में घुसा, और यहाँ पे वेटर एक ही था। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, समझाऊंगा कि एक वेटर है। ठीक है, ये एक जैसे लेट्स से एक वेटर है W करके। अब रोहन ने उससे बोला भाई मुझे पानी ला दो, तो वेटर ने कहा ये लो, क्योंकि पानी तो बना है, राइट। उसने कहा टिश्यू पेपर ला दो। ठीक है, लेट्स से भूमिका आया, भूमिका ने कहा टिश्यू पेपर चाहिए, तो वेटर ने कहा ये लो। तो जब भी आप कुछ मांग रहे हो वो तुरंत दे पा रहा है आपसे, राइट। अगर अच्छा कोई तीसरा व्यक्ति आया, जैसे श्रुति आई, श्रुति ने बोला कि मुझे पास्ता चाहिए। अब पास्ता तो इसके पास नहीं है, राइट, तो ये क्या करेगा, किचन जाएगा, किचन वालों से बोल देगा भाई कि इसको पास्ता चाहिए। अब किचन में भी बहुत सारे छोटे छोटे कुक्स हैं, वो उससे बोल देगा कि ठीक है आप पास्ता बना दो, और वापस आ जाएगा। तो इसको बोल देगा कि भाई आपका पास्ता बन रहा है। ठीक है, अब ये जो सिंगल थ्रेड है, राइट, मतलब जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि एक सिंगल वेटर है, ये सिंगल वेटर ही एक सिंगल थ्रेड है। ठीक है, अब हम जावा की दुनिया की बात करते हैं। जावा की दुनिया में भी अगर ये 3 लोग आते हैं तो पर यहाँ पे सिंगल वेटर नहीं होता है, जो मल्टी थ्रेडेड है, राइट। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है कि यहाँ पे मल्टी वेटर्स हैं। क्या मतलब होता है मल्टीपल वेटर्स का, कि हर व्यक्ति की एक वेटर असाइन किया गया है। मतलब रोहन को एक वेटर दिया गया है, भूमिका को एक वेटर दिया गया है, और एक श्रुति को वेटर दिया गया है। मतलब देयर आर 3 वेटर्स, मल्टी वेटर्स। वो बोलते हैं हमको पास्ता लाओ, तो ये वेटर जाएगा किचन में और वेट करेगा जब तक कि पास्ता ना बन जाए। नूडल्स जब तक वेट करेगा कि नूडल्स ना बन जाए। जहाँ की सिंगल थ्रेडेड में ऐसा कुछ नहीं था। ये जाके एक सिंगल वेटर था, वो वहाँ पे गया, उसने कहा भाई पास्ता बना दो, उसने कहा ठीक है बना दूंगा। ये वापस आ गया, भूमिका के पास गया, उन्होंने कहा टिश्यू पेपर चाहिए, दे दिया। तो ये सिंगल थ्रेड बार बार घूमता रहता है, ये वेट नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन ब्लॉकिंग। ये जो सिंगल थ्रेड है
इसको हम जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेड बोलते हैं। ये वेट नहीं करता है, कोई एक ही वेटर है जो वेट कभी नहीं करता, रिक्वेस्ट लेते चलता है। तो ये क्या होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट लेने के काम आ सकता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जो कॉन्करेंसी जिसको हम बोलते हैं, राइट, हायर कॉन्करेंसी होती है इसमें। वहीं यहाँ देखेंगे आप, हर एक को एक असाइन किया हुआ वेटर है, ठीक है। कुक तो है ही, ये जो कुक है, राइट, ये छोटे छोटे थ्रेड्स तो हैं, वो यहाँ भी हैं। इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है कि मल्टी थ्रेडेड है। अगर आप नोड या V8 का अगर आप इंटरनल लॉजिक देखेंगे, राइट, तो उस इंटरनल में मल्टीपल थ्रेड्स हैं, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट इंजन में सिंगल थ्रेड है, मैंने बताया सिंगल वेटर है। इसको चलो यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो आपको कंफ्यूज होगा। सिंगल वेटर है जो कि सबकी रिक्वेस्ट लेके कुक को दे रहा है। जैसे कुक रेडी होगा वो बोलेगा भाई वेटर आ जाओ पास्ता ले लो, तो वो यहाँ से आके वापस को पास्ता दे देगा, राइट। तो ये होता है, तो इसलिए ये सिंक्रोनस है, मतलब ये सीक्वेंशियली ऑर्डर कर रहा है। एक चीज़ हुई, फिर दूसरी चीज़ हुई, फिर तीसरी चीज़ हुई। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस, नॉन ब्लॉकिंग, क्योंकि ब्लॉकिंग नहीं है, और सिंगल थ्रेड। वाई? क्योंकि एक सिंगल वेटर है, जो मेन थ्रेड बोलते हैं इसको, जो सिंगल थ्रेड है इसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड, ठीक है। और इसी मेन थ्रेड को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन थ्रेड, ठीक है। हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे डिटेल पढ़ने वाले हैं। और इसी को हम बोलते हैं कॉल स्टैक। बहुत सारे नाम है दोस्तों इसके। यहाँ जैसे मैंने दूसरी दुनिया बताई थी, यहाँ पे मल्टीपल थ्रेडेड है, बहुत सारी रिसोर्सेज लगती है, लेकिन यहाँ 3 थ्रेड लगे, 100 रिक्वेस्ट आई तो 100 थ्रेड जनरेट होंगे, बट यहाँ पे सिंगल थ्रेड ही काम करेगा दोस्तों। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरे डिटेल में समझेंगे, कोड से समझेंगे, जिफ से समझेंगे, वीडियो से समझेंगे, हर टाइप से हम समझने की कोशिश करेंगे। और आप ओवरवेल मत होइएगा, क्योंकि मैं बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा। आपको समझाऊंगा मैं कि कॉल स्टैक क्या होता है, पहले बात तो स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, मेमोरी लोकेशन क्या होती है ना। और आने वाले हम कुछ वीडियोस में, सिर्फ यही वीडियो नहीं, 2 से 3 वीडियो में हम एंड टू एंड डिटेल्स में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट असल में कैसे काम करता है। कोड के थ्रू समझाएंगे, क्रोम में समझाएंगे, कंसोल लॉग में समझाएंगे, ठीक है। तो बस आप एक्साइटेड रहिए, क्योंकि एकमात्र एम हमारे इस वीडियो सीरीज़ का है कि आपको जावास्क्रिप्ट से प्यार हो जाए, आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगे और आप जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कूद पड़े और आप अपने करियर के लिए जावास्क्रिप्ट को चुनें। दैट्स द ओनली एम फॉर आवर प्लेलिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक कोड स्निपेट उठाया है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है, वेर ए इक्वल टू 2 एंड देन वेर बी इक्वल टू 3। फिर एक फंक्शन है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, फंक्शन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट आने वाली सीरीज़ में, आने वाले कुछ वीडियोस में मैं डेडिकेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा। पूरे ऑब्जेक्ट्स के लिए 2 से 3 वीडियो होंगे, एरे के लिए 2 से 3 वीडियो होंगे, फंक्शन के लिए 3 से 4 से 5 वीडियो हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि एक फंक्शन एक छोटा सा स्टेटमेंट है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, एक ऐसा ब्लॉक है जिसको आप कुछ इनपुट दो, जैसे num1 और num2 दिया तो वो कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। फिलहाल आप ये सोचिए कि छोटा सा प्रोग्राम होता है एक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम रखा है गेट सम, जो कि 2 पैरामीटर्स लेता है। पैरामीटर्स का नाम क्या है, num1 num2। फिर एक और वेरिएबल डिफाइन किया है वेर सम, जो कि num1 को प्लस करता है num2 से और रिटर्न कर देता है सम को, ठीक है। और ये फंक्शन को हम कहीं कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल किया यहाँ से, और फिर से एक वेरिएबल डिफाइन किया जहाँ से उसका एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ से इसका जो रिजल्ट आया वो सम को असाइन कर दिया, फिर कंसोल लॉग करा दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे समझने इसका हम जरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 फेज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। फेज़ 1 होता है मेमोरी एलोकेशन और फेज़ 2 होता है कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके और सब फेज़ होता है, धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। पहले आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि भाई ये लो, मेरे पास ये एक छोटा सा फंक्शन है, मुझे बताओ कि ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये इसने क्या पढ़ा। सबसे पहले इसने पढ़ा कि भाई वेर ए, तो जैसे ही उसने वेर ए पढ़ा, अभी तो मेमोरी एलोकेशन फेस हो रहा है, राइट। अभी तो कुछ उसको नहीं पता कि असाइनमेंट क्या है, वैल्यू क्या है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बना देगा, ठीक है। अब सबसे पहले ए को खाली नहीं रखेगा, ए के इसको ये चलिए मैं थोड़ा ए, सबसे पहले ए। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी किसी वेरिएबल को देखता है तो सबसे पहले उसको अनडिफाइंड से शुरुआत कर देता है। अब ये अनडिफाइंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, राइट, एक टाइम कुछ वीडियो पहले। यस, ये वही है। फिर दूसरा उसने देखा कि बी इक्वल टू बी सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हो रही है, अभी कुछ चल नहीं रहा है। पहला क्या फेज है, मेमोरी एलोकेशन, जैसे हमने यहाँ पे देखा, राइट। अब मेमोरी एलोकेशन फेज, अब मेमोरी एलोकेशन के अंदर भी 2-3 फेज होते हैं। चलिए वही भी एक एक करके देख लेते हैं। अब चाहो तो मैं लिख देता हूँ,
मेमोरी एलोकेशन के लेट से ए लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि क्रिएट ग्लोबल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब बी देख लेते हैं, अब क्या होगा, जो दिस है राइट, उसको बाइंड कर देते हैं, बाइंड दिस टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब ये किस जावास्क्रिप्ट इंजन में, अगर ब्राउजर में है तो वो होता है दिस हमारा विंडो, अगर नोड जेएस चल रहा है तो वो दिस होता है हमारा ग्लोबल। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अब उसके बाद सी क्या होता है, क्रिएट हीप मेमोरी। अब हीप क्या होता है ये आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब फेज 2 जैसे मैं बताया था कोड एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहले कोड एग्जीक्यूशन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, और जहाँ दिखा जाता है उसके वहाँ पे उसको न्यू, मैं बताता हूँ, जैसे उसको कोई नया फंक्शन मिलता है वो एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देता है। अब आप बोलोगे सर ये बार बार आप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बोल रहे हो, क्रिएट न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो ठीक है, ये पूरा फेज रहा हमारा। सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ये आप आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले हुआ ये जो पूरा एक डब्बा है राइट, ये डब्बा क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसी को हम जो पढ़ाई कर रहे थे राइट, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब इसके दो फेज थे, क्या फेज थे अब यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्रिएट ग्लोबल ऑब्जेक्ट से ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर बाइंड दिस टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो भी कर दिया, अब क्रिएट हीप मेमोरी, ठीक है। अब उसी दौरान हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल ही बनाएंगे, ए का अनडिफाइंड, बी का अनडिफाइंड। अब जैसे उसने देखा फंक्शन गेट सम राइट, अब फंक्शन गेट सम जो देखा उसने, अब अगला उसने देखा फंक्शन गेट सम। अब गेट सम उसने देखा यार ये वेरिएबल है ही नहीं राइट, ये तो कुछ और नया चीज़ है। अब जैसे उसने ये फंक्शन देखा राइट, तो इसको उसने हीप मेमोरी में डाल दिया। क्या किया उसने, एक हीप मेमोरी बनाई साथ साथ, उस हीप मेमोरी में पूरा ये एज इट इज़ पूरा ऑब्जेक्ट उठा के डाल दिया हीप मेमोरी में, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये काइंड ऑफ एक हीप मेमोरी है, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को उन्होंने डाल दिया। क्या फंक्शन की डेफिनेशन, गेट सम 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 वगैरह जो सब डाल दिया, ठीक है, ये भी ऐसा समझते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब हम आए अगले, जब हमें वेर रिजल्ट आया, ठीक है, तो वेर रिजल्ट करके यहाँ पे आ गया एक, अब यहाँ पे रिजल्ट भी अपना अनडिफाइंड है। अब चौथी बार कंसोल तो एक ये एपीआई है अपनी ग्लोबल, इसको पढ़ेंगे हम, जैसे अब रिजल्ट करके गेट सम आ गया। अब ये होता है मेमोरी क्रिएशन फेज। अब मेमोरी क्रिएशन के सारे स्टेप्स हमारे पूरे हो गए, अब हम कोड एग्जीक्यूशन में जाते हैं। अब जैसे उसने देखा ए अनडिफाइंड है, अब लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो भाई ए की वैल्यू क्या है 2, क्या ए की वैल्यू है 2, तो अब हम उसको 2 कर देंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2, बी की वैल्यू होगी यहाँ से 3, गेट सम। अब गेट सम तो डेफिनेशन है राइट, अब तो जैसे ही फंक्शन दिखता है, इसलिए फंक्शन बहुत स्पेशल है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि फंक्शन जैसे ही कॉल स्टैक में फंक्शन आता है राइट, तो वो एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देता है। ये मैजिक है दोस्तों, मैं एक इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जैसा यहाँ पे है राइट, ऐसा फिर से एक क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा मेमोरी आ गया और इसका भी कोड एग्जीक्यूशन होगा। अब अंदर जाते हैं इसके, जैसे हम यहाँ जा रहे थे सेम स्टेप यहाँ भी करने वाले हैं। मतलब अब मेमोरी में भाई फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन के अंदर आप देखोगे तो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, num1 है, num2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमको बनाने में ईजी हो, ठीक है, num1 है, num2 है और सम है राइट, 3 वेरिएबल हैं, फिर रिटर्न भी करेंगे हम, num1 है, num2 है और सम है। तो एज यूजुअल पहले क्या होगा यहाँ पे, पहले ये सारे अनडिफाइंड रहेंगे, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है ऐसे करने का। अब num1 क्या है, उसके बाद उसने कोड ने देखा भाई num1 क्या है, num1 है 2, तो यहाँ पे आ गया num1 2, फिर देखा इसने num2 है 3, num2 को कर दिया 3। अब सम को क्या किया, 2 + 3 कर दिया उसने और सम को बना दिया क्या 5। अब इसके बाद आया क्या रिटर्न, अब जैसे रिटर्न यहाँ पे आया इसने अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट वापस ला दिया, इस कॉन्टेक्स्ट से वापस हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो छोटा सा कॉन्टेक्स्ट था इसको हम बोलते हैं लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर नहीं आ रहा तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा दोस्तों, आप बस ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, या तो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके रिजल्ट गेट समझ आता है और रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 हो जाती है, और यही आउटपुट में हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम दे और आपसे पूछे कि भाई कैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट काम करता है, तो आप ये इस टाइप का डायग्राम बना के उसको समझा जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन आता है तो एक छोटा सा लोकल या फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फिर से क्रिएट हो जाता है दोस्तों। अब इसी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, यार ये जो है राइट, इसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक। क्या क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉल स्टैक या मेमोरी स्टैक या रन टाइम स्टैक, जो भी हम लोग बोलते हैं राइट, ये सारा इसी के नाम है, इसी चीज़ के राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट की, और यही वो सिंगल थ्रेड भी है दोस्तों, जो हमने ऊपर से बात की थी राइट, इसी को हम सिंगल थ्रेड भी बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। दोस्तों चलिए इसी को हम कोड में देखते हैं, VS कोड की तरफ चलते हैं। ये सेम फंक्शन हम उठाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक लोकल सर्वर का एक्सटेंशन आता है वो यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो एक इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन जाके, इसका नाम है लाइव सर्वर, ठीक है। ये क्या करता है, आपके कोड से एक लाइव सर्वर बना देता है लोकल होस्ट का, ठीक है। मैंने आपका बनाया हुआ है, आप जाके इंस्टॉल कर लेंगे, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें नथिंग है, ठीक है। फिर index.html फाइल है। आई होप कि ये जूम इनफ है जो आपको क्लियरिटी से दिख रहा है। यहाँ पे हमने बेसिक हमारा आइकन यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल दिया, नथिंग मच, ओके। और helloworld.js करके जो हमारी फाइल थी पहले की, उसको भी यहाँ पे कनेक्ट किया ताकि ये स्क्रिप्ट चल जाएगी हमारी फ्रंट एंड में, ठीक है। अभी कुछ खास नहीं किया है। मैं जैसे यहाँ पे गो लाइव करके क्लिक करूँगा, ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये 50 days टू ये लोकल होस्ट का एड्रेस /index.html, क्योंकि हमारी .index.html फाइल है। और हेलो, इसमें क्या कोड था हमारे helloworld.js में, कंसोल लॉग दिखाना था, तो ये कंसोल लॉग यहाँ पे बना आ जाएगा। अगर आप, मैं इसको रन करूँगा तो हेलो वर्ल्ड का पेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड बाय साइड ले आता हूँ तो आपको समझाने में आसानी होगी। अब helloworld.js से कनेक्ट किया, इसलिए वो वाला प्रोग्राम चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक फाइल बनाता हूँ, उसका नॉट इन द इमेजेस, आई विल गो टू द मेन, ठीक है। अब इसका नाम देता हूँ मैं कॉल स्टैक, लेट्स से कॉल स्टैक 1। हम मल्टीपल प्रोग्राम चला के देखेंगे, कॉल स्टैक 1.js, ठीक है। अब कॉल स्टैक 1 जो है, इसका नाम एग्जैक्ट मैं यहाँ पे दे दूँगा मेरे index.html, वो यहाँ पे खुद ही पिक कर लेगा। जैसे मैं दूंगा कॉल, तो कॉल स्टैक 1 करके आ गया, ठीक है। अब इस कॉल स्टैक 1 में क्या है, ठीक है। हमारा वो सेम प्रोग्राम जो हमने इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना के देखा, वो यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोम में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखिए आउटपुट आ गया 5 बाई, क्योंकि 2 + 3 = 5, ओके। अब ये आउटपुट कैसे आया, ये सब हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे सोर्स में। हम जैसे सोर्स में जाएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कॉल स्टैक 1 हमारी एक फाइल है, index.html फाइल। इस सर्वर पे 2 फाइल्स हैं, ये 2 ही फाइल्स हैं हमारी यहाँ पे जो है राइट। बाकी हम सारी फाइल्स क्लोज कर देते हैं, सॉरी index.html रखते हैं और ये क्लोज कर देते हैं, आपको क्लीन विजिबिलिटी, ठीक है। ये index.html फाइल है, यहाँ पे आ गई। एक कॉल स्टैक वाली फाइल है जो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये दोनों फाइल अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या। जैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया राइट, ये कैसे डीबगर बना सकते हैं हम। डीबगर के बाद ये रन करने को देगा हमको एक एक करके। डीबगर इज नथिंग बट कि कोड के किसी भी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे हम एग्जीक्यूशन पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वेरिएबल कैसे बन रहा है, डेटा कैसे हो रहा है। जैसे मैंने आपको ये बताया था राइट, कि कहाँ से डेटा लोड हो रहा है। सेम प्रोग्राम में हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेर ए पे कर देता हूँ, ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखते चलेंगे तो यहाँ पे सारा जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है या कॉल स्टैक है वो आपको बनती हुई दिखेगी, ठीक है। अभी हम इस प्रोग्राम के इस वाले में, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हाँ ये क्या है मेरा, पहले तो हम सब एग्जीक्यूट कर देते हैं और बंद कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, दिस द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले जब मैंने प्रोग्राम चलाया मेरा, तो वो आ गया वेर इक्वल टू ए इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे एनएनएमएस राइट, ये एनएनएमएस कुछ नहीं है, एनएनएमएस हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बताया था राइट, वो ही है। अब इसके ऑन द टॉप ऑफ दैट स्टैक में आते जाएगा, देखिए नेक्स्ट करता हूँ मैं। देखिए अब अगर आप यहाँ देखेंगे,
ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सबसे पहले वेयर पे लाइन गई है, ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ए क्या है, ए है अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था राइट, पहले मेमोरी एलोकेशन फेज हो रहा है, तो ए हो गया अनडिफाइंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट किया, आप देखोगे तो ए की वैल्यू तो 2 हो गई और बी वैल्यू अनडिफाइंड। देखा, जैसे पहले मेमोरी एलोकेशन होता है सारे अनडिफाइंड होते हैं और जैसे लाइन एग्जीक्यूट होती जाती है वो हो जाता है। बी भी अब अनडिफाइंड है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ए और बी दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब उसके बाद फंक्शन दिखेगा गेट सम, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बार गेट सम भी दिखेगा। जी अगर मैं जाऊँ, क्योंकि ये सारे अंदर के फंक्शंस है राइट। जी हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी सी, देखिए गेट सम। अब गेट सम मैंने बताया था राइट आपको कि गेट सम का नेम, लेंथ वगैरह पूरा इसका एक ऑल स्टैक कहाँ पे है, पूरा ये एग्जैक्ट जाके स्टोर हो गया अपना, ये जाके हीप में स्टोर हुआ है अभी, ठीक है। अब मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ, अब ये एक और नया कॉन्टेक्स्ट बना लिया उसने, ठीक है। जैसे अभी तक क्या आ रहा था, एनएनएमएस आ रहा था राइट, अभी एनएनएमएस पे थे हम, उसके ऊपर एक और गेट सम का कॉन्टेक्स्ट बन गया। रिमेंबर मैंने कहा था कि एक छोटा मेमोरी कॉन्टेक्स्ट एक और बना लेते हैं, उसको बोलते हैं लोकल। देखिए लोकल में आ गई वैल्यू 2 या 3, या इसको हम क्या बोलते हैं, अभी तक जो था वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में काम चल रहा था, आपने देखा था ए या बी जो थे 2 और 3 वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में थे राइट, जिनका नाम था ए और बी। और अब ये एनोनिमस जो था वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब हम जब कॉल किया फंक्शन के अंदर तो हम गए लोकल फंक्शन कॉन्टेक्स्ट में या लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, उसका नाम है गेट सम। ये स्टैक पे ऐसे स्टैक हो गया राइट, मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, ये जब छोटा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पे देखा num1 और num2 क्या है, num1 और num2 2 और 3, ये पहले अनडिफाइंड थे। देखिए पहले सम अनडिफाइंड है, धीरे धीरे जैसे जाएंगे पहले अनडिफाइंड थे, फिर इनकी वैल्यू आसान होती है, फिर इनका अरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है, फिर रिप्लाई आता है। जैसे नेक्स्ट करूंगा मैं, ठीक है, num1 2 था, num3 था, सम क्या है 5 और रिटर्न वैल्यू क्या होगी 5। अब ये मैंने जैसे बताया था आपको राइट कि जो लोकल या मेमोरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था वहाँ से रिटर्न कर देगा बैक कहाँ, हमारे एनएनएमएस में, ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं, ठीक है, जो एनएनएमएस के ऊपर टॉप पे क्या था गेट सम, वो यहाँ से चला गया दोस्तों। देखा आपने कैसा एक छोटा पहले एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, उसके वेरिएबल अलोकेट हुए, फिर एक एक करके एग्जीक्यूट हुए, फिर जैसी फंक्शन देखा एक और छोटा मेमोरी का लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, उसके वेरिएबल डिफाइन हुए, असाइन हुए, वैल्यू असाइन हुए, और वहाँ से जैसे रिटर्न हुआ वापस वहाँ पे आ गया एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोल लॉग में आपकी वैल्यू आ गई है 5। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो होता है दोस्तों, कैसे आप इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से चला सकते हैं। या सो दोस्तों चलिए अब हम कोशिश करेंगे एक और नया एग्जांपल लेते हैं, उससे सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ callstack2, ताकि आपको ठीक है callstack2.js। अब callstack2.js में क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, 3 फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन 1 क्या करता है, कंसोल लॉग f1 हेलो f1 कर देगा, फंक्शन 2 कर देगा कंसोल लॉग हेलो f2, f3 कर देगा कंसोल, फिर मैं f1 कॉल करूँगा, f2 f3 सीक्वेंशियली कॉल करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ देखेंगे डायरेक्ट तो वो अपने आप कॉल हो जा रहा है यहाँ पे राइट, बट अभी हमें ये नहीं करना है, हम इसको सेव करेंगे। ये बंद कर दूंगा मैं, यहाँ पे 1 की जगह मैं क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, आप चेक कर पाएंगे कि 2 का कोड क्या है। चलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो callstack1 था वो वाली फाइल है यहाँ पे नहीं आएगी। मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे callstack2 फाइल आ गई, यही सेम फंक्शन है यहाँ पे लेफ्ट में है, ठीक है। ये मेरी सेम HTML है, यहाँ पे callstack2 आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब अपन इसका कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, से अच्छे से समझिएगा कि कैसे हमारा पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा एनोनिमस राइट, उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट कौन सा फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन के जैसे जैसे कॉल होंगे वो अपने आप तीनों के एक फंक्शनल लेवल पे, एक लोकल लेवल पे मेमोरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते चलेंगे। देखते हैं स्टैक पे कैसे टॉप एंड टॉप पे आते हैं और फिर पोर्शन पॉप होते जाते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ F1 पे मैं बना देता हूँ एक वो, और जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा मेरा डिबगर लगा दिया। अब सबसे पहले हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे, F1 कॉल होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया अभी सब कुछ ग्लोबल में चल रहा है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया है, क्या बन गया CNNMS। अब जैसे F1 कॉल हुआ, F1 उसके ऑन द टॉप ऑफ एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे F, तो यहाँ पे F1 F2 F3 तीनों आ गए हैं, ये ग्लोबल में है। अब पर कॉल होते वक्त देखते हैं क्या होता है। मैंने नेक्स्ट किया, अभी कंसोल आप देखेंगे तो कंसोल में कुछ नहीं है, देखेंगे राइट, कंसोल में अभी तक कुछ नहीं है। मैं सोर्स वाले टैब में गया, मैं जैसे नेक्स्ट किया, अब आप देखेंगे तो क्या होगा, रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करा रहा हूँ राइट, F1 से कुछ रिटर्न नहीं करो, पर कंसोल में आप देखोगे तो क्या आ गया, हेलो F1, ये वाली लाइन ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है। अब जब नेक्स्ट करूँगा मैं, यहाँ पे X देखिएगा, मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा तो F1 हट गया। आपने क्या देखा
कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था एनोनिमस, उसके ऊपर F1 आया, F1 ने अपना कंसोल लॉक कराया, F1 हट गया, देखा आपने। अब फिर से नेक्स्ट करूंगा, F2 आ गया। अब F2 अपना कंसोल, अभी तक देखोगे कि F2 ने कंसोल लॉक किया, नहीं किया। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा ये डीबगर से क्या मैं एक एक स्टेप पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट रोक सकता हूं, देखेंगे आप। F2 आ गया, F2 ने अपना कंसोल लॉक करा दिया, F2 हट गया, देखिए एनोनिमस के ऊपर कुछ नहीं है अभी, राइट। अब फिर से यही सेम होता रहेगा, मैं F3 करूंगा, फिर F3 का रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो F3 प्रिंट हो गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही ये हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पूरा होता रहता है दोस्तों। यहाँ पे ये एक सिंपल प्रोग्राम था F1 F2 3। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है। एक और फाइल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ callstack3.js। आपके बेहतरीन मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेम फंक्शन था राइट, अब क्या करते हैं F2 को इसकी जगह कॉल करने की बजाय F2 को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं, ठीक है। F3 को कॉल करने की वजह से हम F3 से F1 से F2 कॉल करेंगे, F2 से F3 कॉल करेंगे, ठीक है, और F3 से कुछ कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम ये करने की कोशिश कर देखते हैं दोस्तों, अब कैसे कॉल स्टैक हमारा काम करता है, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक है, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक है, वो कैसे काम करता है। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं गया, ये पुराना डिबगर मैंने पॉज कर दिया, फिर से पेज रिफ्रेश किया, आप देखोगे, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे जाके क्या करना है, कॉल स्टैक को 3 करना है, राइट, क्योंकि मैं अब ये वाली फाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। मल्टीपल से भी कर सकते हैं, बट अभी हम सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, तो उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं फ्रेश किया, देखा आपने कॉल स्टैक 3 आ गया, index.html फाइल ये है और कॉल स्टैक 3 फाइल ये वाली जो है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने F1 पे एक लगा दिया डीबगर और नेक्स्ट स्टेप जाके पूरा एग्जीक्यूशन देखूंगा, ठीक। अभी तक मैंने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं चलाया है, तो कोई भी एनोनिमस करके कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया है, अभी कुछ नहीं बनाया है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तभी तो कॉन्टेक्स्ट बनेंगे, तब मेमोरी एलोकेट होगी, फिर एक एक लाइन बाय लाइन कोड चलेगा, एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट देगा, ठीक है। अब जैसे मैं पहले इसको कोड चलाता हूँ, रिफ्रेश किया तो पहली बार चला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 फंक्शंस फिर से बन गए, है ना। ये मेमोरी एलोकेट हुई है, जैसे मैंने बताया था ना, हीप में जैसे फंक्शन दिखता है उसकी हीप में पूरे एज इट इज फंक्शन को कॉपी कर देते हैं, तो ये पूरे फंक्शन की विद डेफिनेशन एंड ऑल यहाँ पे आके बन गई है। अब जैसी एनोनिमस कॉन्टेक्स्ट बन गया हमारा, बट अब इसके पास क्या क्या है, अब इसने देखा कि F1 है, F2 है, F3। अब पहली बार देखा उसने कि F1 है, ठीक है। अब F1 है तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखोगे तो एनोनिमस के अंदर क्या आ गया, F1, एक छोटा सा मेमोरी कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसको एक मिनी प्रोग्राम बोल सकते हो आप, कि एक मिनी प्रोग्राम बन गया ऑन द टॉप ऑफ दैट। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो अब देखिए थोड़ा अच्छा आपको दिखेगा, अभी तक कंसोल में कुछ आया था कि अभी तक कंसोल में कुछ नहीं था। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो क्या होगा, कंसोल लॉक चल जाएगा, बिल्कुल सर चल गया, hello 1 F1 आ गया। अब आप देखोगे फिर से मैं अगर नेक्स्ट करूँगा तो ये तो F2 कॉल कर रहा, सी देखिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये ग्लोबल है, फिर F1 का बना, अब F2 का बना। अब F2 पे भी सेम क्या होगा, मैं पहले कंसोल लॉक करूँगा तो हेलो F2 आ जाएगा, और फिर यहाँ जाऊँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा तो F3 आ जाएगा। अब देखा तो स्टैक की वैल्यू 4 तक चली गई दोस्तों, यहाँ पे एनोनिमस, ग्लोबल, फिर लोकल F1 का, लोकल F2 का, लोकल F3 का, सबने अपने अपने चलाए कंसोल लॉक, क्योंकि रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है। अब ये ग्लोबल क्या है, लोकल क्या है, मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी आप समझ चाहिए कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारा इस ग्लोबल मेमोरी के अंदर आता है, और लोकल मतलब लेट्स से F3 के अंदर कुछ वैल्यू है, अभी फिलहाल यहाँ पे दिस है, तो वो इस लोकल के अंदर आता है। मैं आने वाली वीडियो में आपको ये भी बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ पे अगर आप देखोगे हेलो F1 F2 है, मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा तो हमारे तीनों प्रिंट हो गए, राइट। अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो क्या होगा, पॉप आउट हो जाएगा, जैसे F3 बाहर हो गया, देखा, F2 बाहर हो गया, देखा, F1 बाहर हो गया, देखा, और अब हमारा ऐसे करके प्रोग्राम पूरा चला गया, हमारे तीनों ये लोग आ गए, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को स्टॉप कर सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो देखा हमने कैसे फंक्शन के ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो हम अभी जो समझ रहे थे वो एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही थी। तो पहले वाले केस में क्या हुआ दोस्तों, पहले वाले केस में क्या हुआ, ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, F1 आया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पुश स्टैक। मैं समझाता हूँ स्टैक क्या होता है और आपको फिर धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे पुश क्या हुआ, मैंने F1 पुश कर दिया, F1 एग्जीक्यूट होगा, मैंने पॉप कर दिया, फिर F1 की जगह मैंने F2 कर दिया, फिर F3 कर दिया, ये चला यहाँ पे, राइट। लेकिन जब ऑन द अदर हैंड जब दूसरे प्रोग्राम में जब मैं कर रहा था, तो जब यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या था, पहले तो ग्लोबली बनता है, फिर F1 आया, पुश हुआ, यहाँ से पुश होते हैं, ठीक है, ऐसे पुश होते हैं, यहाँ पे पॉप हो जाते हैं। अभी पॉप नहीं हुआ, F1 से अंदर हम F2 कॉल कर रहे हैं तो F2 फंक्शन आ गया, F2 के अंदर से F3 कॉल कर रहे हैं तो F3 आ गया। तो यहाँ से पुश होते जाते हैं, फिर जब F3 कल गया तो F3 पॉप आउट हुआ, फिर F2 पॉप आउट हुआ, फिर F1। ये हमने इमेजिन किया, राइट, विजुअलाइज किया पूरा, सॉरी इमेजिन नहीं किया, पूरा विजुलाइज किया है क्रोम के अंदर जाके कि भाई कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन इसको कोड कर रहा है, कैसे मेमोरी एलोकेट कर रही है, कैसे एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में एक एक वेरिएबल, एक एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है। अब स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ दोस्तों। अभी के लिए आप स्टैक समझ सकते हैं कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप कोई वैल्यू पुश, जैसे आप कोई बफे सिस्टम में जाते हैं, राइट,
खाना खाते हैं तो एक प्लेट होती है, उसके ऊपर एक और प्लेट होती है, उसके ऊपर एक और प्लेट होती है, एक और प्लेट होती है, राइट। इस टाइप का एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब क्या होगा, अगर आप ये प्लेट उठा सकते हैं, राइट, मतलब आप पुश कैसे कर रहे हैं, यहां से पहला पुश, दूसरा पुश, तीसरा पुश, आप डायरेक्ट छठवां पुश नहीं कर सकते, राइट, आप एक एक करके इसी ऑर्डर में पुश कर सकते हैं, राइट। अब पॉप कैसे कर सकते हैं, क्या मैं ये हटा दूंगा, ये हटाऊंगा तो सारे गिर जाएंगे, ये नहीं हटा सकता मैं पहले यहां से पहला उठाऊंगा, पहला ये बाहर निकलूंगा, फिर ये और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब यहां पे जब मैं पिक कर, तो पहले जब एक एक के ऊपर एक रखते जाता हूं और बाहर कैसे जाता है, सबसे जो ऊपर है, राइट, ऑन द टॉप है, राइट, वो बाहर जाता है, इस वाले को हम बोलते हैं, ये होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली गाइस। पर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन भी एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आप लोग पूछें कि भाई स्टैक कहाँ यूज होता है, तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टैक यूज करने का। कुछ और एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक और है, अब मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, अगर आप चाहें समझना तो, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा फंक्शन है, अभी चल दिया है, अब इसको विजुलाइज करेंगे। एक फंक्शन है परफॉर्म एक्शन करके, उसमें अंदर 2 बाय फूड और हैव लंच करके 2 फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर 2 वेरिएबल्स भी हैं। अब इसका कैसे फंक्शन कॉल स्टैक और रिजल्ट्स कैसे आ रहा है, ये पूरा आप इस जिफ के थ्रू समझने की कोशिश करें। तो आज हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में मेमोरी एलोकेट कैसे होती है, फ्री कैसे होती है, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों बहुत बेसिक से कि कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी होती है, स्टार्ट कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर हम समझ ही रहे हैं तो हम क्यों ना इतने कोर बेसिक से समझा जाए। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करें कि भाई मेमोरीज किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियो से बताया था कि ये जो कंप्यूटर की दुनिया होती है, राइट, वो सिर्फ 2 चीज़ें समझती है, एक होता है 0, एक होता है 1। और ये 0 1 को क्या कहलाता है, ये कहलाता है बाइनरी। मतलब ये डेसिमल नहीं है, लेकिन डेसिमल कैसे होते हैं 0 से 9 तक के, राइट। इंसान डेसिमल समझता है, कुछ मशीन्स हेक्साडेसिमल या ऑक्टा समझती हैं, बट कंप्यूटर समझता है बाइनरी, मतलब 0 या 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब ऑफ, ऑन। ये क्या है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, राइट, जो अपने मेमोरीज में होते हैं, राइट, मेमोरीज में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, वो ऑन ऑफ ऐसा, जैसे बटन होती है आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड की, ऑन ऑफ। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। जब वो ऑन होते हैं तो वैल्यू 1 भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं 1 का, ऐसे एम्पलीट्यूड होता है, राइट, ऐसे करके 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके। तो यही पूरा 0 1 0 1 करके हमारा अब कंप्यूटर की मेमोरीज और मशीन सब कुछ यही समझती है दोस्तों। तो जैसे इसको एक बिट बोलते हैं, अगर एक है, राइट, इसको एक बिट बोलते हैं, 1 बिट। और ऐसे जब 8 बिट हो जाती है, राइट, 1 0 1 1 1 0, ये जब मिलके 8 हो जाती है, राइट, तो वो एक बाइट कहलाता है। ये आपको ऑलमोस्ट पता होगा, बट फिर मैं कोशिश करूँ समझाने की, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे किलो क्या होता है 10 की पावर 3, राइट, तो ये KB हो जाता है। फिर MB, आपने पूछा राइट कि यार कितने MB का ये गेम है या क्या है, तो ये MB 10 की पावर 6 MB हो जाता है। 10 की पावर 9 ये GB हो जाता है। 10 की पावर, और ऐसे बढ़ते जाओ, राइट, तो ये टेराबाइट या पेटाबाइट ये अपने आप बढ़ते जाता है। बट एट द एंड ये है क्या, 0 1 0 1 के बिट्स ओनली। सबसे बेसिक फॉर्म क्या होता है, बिट्स। चलिए अब मेमोरी के टाइप्स देखते हैं दोस्तों। तो आपके कंप्यूटर मशीन में एक मदरबोर्ड होता है, राइट, खुद की एक चिप होती है, वो कहलाता है सिस्टम मदरबोर्ड। उसके अंदर छोटे छोटे कैशे मेमोरीज होती हैं, जो हाई स्पीड मेमोरीज होती हैं। वो क्या करते हैं, जब आप जैसे 2+2 करते हो या कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, जो इनके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आता है, राइट, जैसे हमने 2+3+5+6 किया है, तो 2+3 कितना हुआ 5, तो एक जगह स्टोर कर दिया, फिर 5 उठाया और अगला +6 उठा लिया, 5+6 11 कर दिया। तो इनके काम आता है सिस्टम का मदरबोर्ड। फिर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, एप्पल की M1 M2 M3 होती है, इंटेल की i3 i5 i6 होती है, राइट। उनके अंदर भी छोटी छोटी मेमोरीज होती है, जैसे इंटरनल मेमोरी इनको कहते हैं, रजिस्टर्स कहलाते हैं, एक्यूमुलेटर्स कहलाते हैं। ये बहुत हाई स्पीड मेमोरीज होती है और बहुत कॉस्टली भी होती हैं दोस्तों। फिर रैम की बात करते हैं। तो जैसे आपका प्रोग्राम रन होता है, आप कोई गेम खेलना चालू करते हो आपके मशीन में, सबसे पहला डेटा लोड होता है रैम में, ठीक है। और जैसे आप करते हैं तो यहाँ से कुछ भी डेटा चाहिए होता है तो सिस्टम मदरबोर्ड लेता रहता है, रैम से देता रहता है, आउटपुट इनपुट लेता रहता है, ये सब चलता रहता है दोस्तों। ये कहलाता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहलाती है रैम। अब जैसे ही आप आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद कर देते हैं, तो जितनी भी मेमोरीज आपने अभी तक डिस्कस करी, राइट, ये कहलाती है वोलेटाइल मेमोरीज। वोलेटाइल मेमोरीज मतलब जैसे आपकी लाइट बंद होता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद होता है, कनेक्शन बंद होता है, ये सारी मेमोरीज 0 हो जाती है, फिर से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको डेटा लंबे टाइम के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, तो फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरीज, जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ या फ्लॉपी या DVD करके। ये सबसे चीपेस्ट होती है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो जितनी स्लो एक्सेस स्पीड होती है किसी मेमोरी लोकेशन की या मेमोरी डिवाइस की, वो सबसे चीपेस्ट होती है, सबसे महंगी होती है CPU। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं हम अपने CPU में हार्ड डिस्क लगा लें 1 पेटाबाइट की। तो भाई आपका जो प्रोसेसर है या जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका लाखों का हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में 5 लाख का से प्रोसेसर रहे,
स्क्रीन, कीबोर्ड ये सब अलग, ऐसा नहीं, राइट। तो इसलिए हमको जितनी ज़रूरत पड़ती है, हमको ज़्यादा बड़े रजिस्टर्स या CPU मेमोरी इनकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, हमको थोड़े थोड़े MB KBs में ही ज़रूरत पड़ती है। तो उसके सारे हमारे कैशे हैं, रजिस्टर्स हैं, तो उस हिसाब से हमने इतने सारे तरीके से मेमोरीज को बांटा गया है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, एलोकेशन क्या होता है, डीएलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ जैसे चलिए जावास्क्रिप्ट हुआ, जावा हुआ, पाइथन, ये कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, तो सर लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि सी हुआ या C++ हुआ, या पुराने जमाने की जो 80s 90s की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी गाइस, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आप मेमोरी जो है ना खुद से मैनुअली अलोकेट या डी अलोकेट करते हो। मतलब कि अगर वेरिएबल ए बनाया मैंने तो मैं खुद अलोकेट करूंगा मेमोरी को, और जब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं उसको खुद डी अलोकेट करूंगा। डी अलोकेट मतलब फ्री करूंगा या डिलीट करूंगा। बट ये हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत एडवांस है, आज के जमाने की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ये ऑटो एलोकेट करती है मेमोरी, उनको पता है उनके कंपाइलर को कि ठीक है आपने इंटीजर बनाया तो उसको इतनी मेमोरी चाहिए, आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो हीप में डाल के इतनी मेमोरी से जरूरत पड़ सकती है। तो ये मेमोरी इसको ऑटो एलोकेट करती हैं और ऑटो रिमूव भी करती हैं। तो जो ऑटो रिमूव करती है, राइट, इसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। अभी पढ़ने वाले हम आने वाले समय में इस वीडियो में गार्बेज कलेक्शन। तो ये ऑटोमेटिक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को एज अ प्रोग्रामर को मुझे खुद को ये सब करना पड़ता है। चलिए अब एक प्रोग्रामिंग एक क्वेश्चन एक कोड लेते हैं, इस कोड से समझने की कोशिश करते हैं कि और मैनेज जब जावास्क्रिप्ट मेमोरी मैनेज करता है तो दो चीज़ों की बात हमने करी थी, राइट। दो चीज़ों की बात क्या करी थी, हमने बात करी थी स्टैक और हीप की, याद है आपको। तो क्या होता है स्टैक, क्या होता है हीप, चलिए समझने की कोशिश करेंगे पहले, फिर हम उस कोड एग्जाम्पल से देखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपको बनाऊं एक छोटे फॉर्म में, तो जैसे भी हमने पढ़ा, तो स्टैक क्या होता है, स्टैक ऐसे 1 1 ऑन द टॉप ऑफ करके स्टैक होता है, जिसमें जिसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्टैक, राइट। इसके ऑपरेशन मैंने अभी पढ़ाए थे आपको, क्या होते हैं, पुश एक साइड से होता है, एक साइड से पॉप होता है, और ये कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है, लीफो। अब दूसरी का हीप, हीप आपको मैं हीप को लोग ऐसे बना सकता हूँ क्योंकि ना इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता है, ये एक्सपेंड हो सकता है मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दोस्तों, हमने पढ़े थे, राइट, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव्स। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो हमारे सारे कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक में, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहाँ स्टोर होते हैं, हीप में, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, या फंक्शन हो गए, ये सारे हमारे हीप में स्टोर होते हैं। बाकी हमारे क्या हो गए, नंबर हो गए, वूलियन हो गए, या स्ट्रिंग हो गया, अनडिफाइंड वगैरह जो भी है वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, स्टोर में। अब एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप समझेंगे, जब भी मैं ये सेम स्टैक वही कॉल स्टैक है, राइट, जो हमने बात करी थी कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या स्टैक है, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड करते हैं, अगर वो डेटा टाइप देख लेता है कि भाई इनमें से है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, तो वो यहाँ स्टोर कर देता है। अगर वो देखता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो वो उसको हीप में स्टोर करता है, बट उसका रेफरेंस तो स्टैक में ही स्टोर करता है, ठीक है। तो ये होते हैं स्टैक और हीप, ये दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसका यूज़ हम करते हैं जावास्क्रिप्ट या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कंपाइलर इंटरप्रेटर में, इनको मेमोरी मैनेजमेंट में इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब अंदर की जब प्रोग्रामिंग देखते हैं तो क्या डिफरेंस है, चलिए आइए हम इस कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये सेम कोड VS कोड में जाऊँगा, रन करके देखूंगा और आपको बताऊँगा कि चल क्या रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हमने VS कोड में और समझने की कोशिश करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि होता दोस्तों। चलिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम हम यहाँ पे देते हैं हीप एंड स्टैक, ठीक है। देखें कि क्या होता है, हीप एंड स्टैक .js, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना वाला सेम प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, लेट नेम इक्वल टू कपिल रघुवंशी, एक वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, जिसको हमने वैल्यू असाइन की कपिल रघुवंशी। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन्स्ट करके, यू टाइप ऑब्जेक्ट, और उसका नाम, उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर है, एक नेम है कपिल रघुवंशी और एक है स्टार्ट ईयर 2023। अब हमने क्या किया, इसको न्यू नेम को एक और न्यू वेरिएबल बनाया है न्यू नेम करके, ठीक है, लेट न्यू नेम इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया है सेव। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए मैं ये पहले हटा देता हूँ, इतना करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चलिए हम ये सब भी छोड़ते हैं, हम पहले अपना नेम प्रिंट कराते हैं, राइट। अगर हम इतना कराएंगे यहाँ पे
तो क्या आएगा दोस्तों, आप बताइए। जैसे कंसोल लॉग नेम है, कंसोल लॉग नेम और कंसोल लॉग आया यूट्यूब ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ये सब हटाइए, अभी हम देखते हैं बाद में। ये सबसे बेसिक दो चीज़ें बनाई, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है स्ट्रिंग का, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट का। मैं यहाँ पे रन किया, चलिए फिर से करके देखता हूँ क्या आएगा। न्यू नेम नहीं है क्या? ओके सॉरी, गलत बात। चलिए पहला आया कपिल रघुवंशी, दूसरा आया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आया राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है राइट, क्योंकि मुझे पता है ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये स्टोर कहाँ होगा, स्टोर होगा इन स्टैक, है। और सेम ये है नॉन प्रिमिटिव, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा हीप में। चलिए तो कैसे ये दोनों काम करते हैं हम वो और समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं क्या काम करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट न्यू नेम इक्वल टू, उसको ये पास कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपी किया है, कॉपी कर दिया नेम की जो वैल्यू जो कि इस कपिल रघुवंशी थी उसको मैंने कॉपी कर दिया न्यू नेम में। अब न्यू नेम की वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ मैं, चेंज द वैल्यू। अब मैं न्यू नेम प्रिंट करा रहा हूँ और नेम फिर से प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो कपिल रघुवंशी, ये अब देखो जैसे मैंने चेंज कर दिया तो न्यू नेम का टेकमोंग कपिल आ गया और पुराने वाले का तो सेम आया। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या खास है, तो नॉर्मल बात लग रही है राइट। आपने अगर चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। तो अब जो हमने कॉपी करी है राइट, ये कॉपी बाय वैल्यू हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं एक नया न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यूट्यूब ऑब्जेक्ट करके उसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ नेम, ठीक है, टेकमोंग कपिल। अब ये मैंने जो किया राइट, ये कैसे हुआ है, ये कॉपी बाय हुआ है रेफरेंस। अब आपको समझ में आएगा कि जब कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है राइट, वो रेफरेंस से बात करते हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप सारे कॉपी होते हैं वैल्यू से। तो आपने सुना होगा पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यूज में क्या होता है राइट, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आप समझने की कोशिश करेंगे हीप और स्टैक में डिफरेंस कहता है, स्टोर कैसे होते हैं, और कॉपी बाय वैल्यू क्या होता है, कॉपी बाय रेफरेंस क्या होता है। जब मैंने एक यूट्यूब ऑब्जेक्ट को नए न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट में कॉपी किया तो वो कॉपी रेफरेंस से हुआ। सर आपको कैसे पता लगा, ये चलिए मैं बता देता हूँ। न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट को टेकमोंग कपिल बना दिया मैंने, ठीक है। न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट नेम कपिल। अब यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, जो आपने ऊपर भी किया था राइट, वही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि सर इसका तो दोनों का नाम टेकमोंग कपिल हो गया, मतलब कि पहले तो कपिल रघुवंशी नाम था इसका, तब मैंने यहाँ पे यूट्यूब ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था राइट। फिर जब मैंने इसको कॉपी किया और फिर क्या तो दोनों के टेकमोंग कपिल हो गया। सर ये तो गलत बात है, मतलब अगर मैंने सिर्फ न्यू वाले यूट्यूब का चेंज किया राइट, तो यूट्यूब ऑब्जेक्ट का नाम क्यों चेंज हो रहा है? ये तो मैंने नहीं किया, इसका ऑब्जेक्ट तो मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि ये काम करता है बाय रेफरेंस। तो यही दोस्तों डिफरेंस है हीप और स्टैक। तो चलिए हम अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने कोड बना के देखा है वहाँ पे कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक स्टैक, ठीक है, और यहाँ पे एक बनाता हूँ हीप, ठीक है। ये हो गया हमारा हीप और ये हो गया हमारा स्टैक। दोनों डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ये एकदम एग्जैक्ट ये कोड चला के देखेंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पे आता है नेम, ठीक है, तो नेम की वैल्यू है कपिल। मैं यहाँ पे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, पूरी वैल्यू इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आता है यूट्यूब ऑब्जेक्ट। अब यूट्यूब ऑब्जेक्ट जो आया दोस्तों, ये कौन सा है, ये प्रिमिटिव डेटा नहीं है राइट, तो इसकी वैल्यू स्टोर होगी हीप में। यहाँ पे आ गया नेम कपिल और स्टार्ट ईयर आ गया 2023। अब अगला आया क्या, न्यू नेम, तो न्यू नेम यहाँ पे आ गया। अब न्यू नेम मैंने क्या किया, नेम टू न्यू नेम कॉपी कर दिया है, कॉपी किया है, कॉपी बाय वैल्यू, आप समझने की कोशिश कीजिएगा राइट। तो ये कपिल की वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने बना दिया न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये कैसे किया हमने, ये रेफरेंस से कॉपी हुआ है, मतलब ये इसका रेफरेंस सेम है ये। तो अगर मैं न्यू ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करूंगा तो वो मेरे
जैसे ये वैल्यू जो मैंने कॉपी की थी राइट, यहाँ पे ये कॉपी बाय वैल्यू हुई थी, कॉपी वैल्यू हुई थी यहाँ पे, तो जो कपिल था वो यहाँ पे कपिल। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो न्यू नेम अपडेट होगा, जैसे हमने देखा राइट, हमने न्यू नेम का नाम रखा टेकमोंग कपिल, तो कपिल की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, नेम कपिल है, न्यू नेम टेकमोंग कपिल है। बट यूट्यूब ऑब्जेक्ट में जब मैं अंदर गया और नेम कपिल था, ईयर 2023 था, न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ से, ये हुआ है कॉपी बाय रेफरेंस। तो जब भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करेंगे वो सारे रेफरेंस में करते हैं, उसका रेफरेंस स्टोर कॉल स्टैक में ही हो रहा है। ये हमारा वही कॉल स्टैक है जो हमने पढ़ा था राइट, एग्जीक्यूशन स्टैक जो पढ़ा था राइट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन इंडेक्स, ये वही एग्जैक्ट स्टैक है। बट इसमें वैल्यू कौन कौन से हो रहे हैं, दो टाइप की, स्टैक में वैल्यू स्टोर हो रही है प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव हो रही है हीप में। ये रेफरेंस से काम करती है। मतलब रेफरेंस से काम करने का क्या मतलब होता है सर, अगर आप किसी रेफरेंस की वैल्यू में चेंज करोगे, मैंने न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट में नेम की जगह टेकमोंग कपिल कर दिया राइट, यहाँ पे मैंने टेकमोंग कपिल किया है, तो यूट्यूब ऑब्जेक्ट जब प्रिंट कराऊंगा तो यहां भी टेकमोंग कपिल हो गया। यही हमने कोड में देखा राइट। तो दोस्तों यही है हीप, स्टैक, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप का डिफरेंस, कॉपी बाय रेफरेंस, कॉपी बाय वैल्यू। ऐसे फ्यूचर में अगर आप पास करोगे तो वैल्यूज पास बाय कॉपी, पास बाय रेफरेंस भी बेस्ड ऑन डेटा टाइप से ही होंगी। तो ये हम देख रहे थे जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, हमने कंप्यूटर मेमोरी देखी, हमने मेमोरी मैनेजमेंट देखा, हमने हाई लेवल लो लैंग्वेज देखी, स्टैक। चलिए एक और एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ इस कोड के जरिए। फिर हम गार्बेज कलेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए आप कॉन्स्ट पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने पर्सन बना दिया, पर्सन का रेफरेंस बन गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैं और जूम कर देता हूँ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। फिर डॉग बनाया, डॉग एक और बनाया, डॉग का एक बना दिया। फिर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन भी एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है राइट, तो नॉन प्रिमिटिव टाइप की गेट ओनर बना, वो भी यहाँ पे आके बन गया। एलेक्सा स्टॉप। देखिए फंक्शन आया, फंक्शन भी एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, उसका भी एक पूरा हीप में पूरी मेमोरी एलोकेट होगी उसकी। फिर हमने नेम इक्वल टू जॉन किया, वो तो स्टैक में क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फिर न्यू पर्सन किया, वो भी स्टैक में क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उनके यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं गए। तो ये देखिए ऐसे पूरा मेमोरी एलोकेट होता है स्टैक और हीप का जावास्क्रिप्ट में, और यही हमने यहाँ सीखा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं गार्बेज कलेक्शन की। तो दोस्तों गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट भी होती है और ऑटोमेटिकली मेमोरी डी एलोकेट भी हो जाती है जावास्क्रिप्ट में और बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान को चलो ये वाला मान लो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है मेरा। सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होती है दोस्तों, याद करिए क्या बनता है, सबसे पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ही सारे बाकी ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। ये इस टाइप का एक दूसरे से रेफरेंस रहते हैं ऑब्जेक्ट, जो अभी पढ़ा हमने राइट। तो एक एल्गोरिदम है मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम। ये मोस्टली सारे बड़े बड़े जावास्क्रिप्ट इंजन में, यही सारे ब्राउजर में यही एल्गोरिदम यूज़ होती है, और भी इसके एडवांस वर्जन यूज़ होते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये सबसे पहले देखती है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है और रेफरेंस है एक दूसरे के, जो नहीं है उनको मार्क करती है और स्वीप कर देती है। जैसे ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इनको डिलीट कर देगी। अब ये कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा कोड का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। लेट ओबीजे एक नेम इक्वल टू टेकमोंग, ठीक है, फिलहाल के लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ओबीजे को नल कर देता हूँ। नल भी एक डेटा टाइप है राइट, तो इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, इसके मैंने रेफरेंस को नल कर दिया, तो इस टाइप के जो वैल्यू है राइट, इनका कोई रेफरेंस ही नहीं बचा। तो ये एल्गोरिथम जाती है रूट से, रूट जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट उससे जाती है, देखती है चलिए ये ऑब्जेक्ट तो रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। फिर देखती है कि यार ये है, ये वेंडर हो गया, ये घूम गया है, ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, रेफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, इसका जो यूज़ था वो खत्म हो गया है, इससे जो आउटपुट आप निकालना चाहते थे वो आउटपुट निकल गया, ये कोई काम का नहीं है। तो इनको ये क्या करेगी, डिलीट कर देगी। तो ये इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम है मार्क एंड स्वीप। ये पहले मार्क करती है वो सारी वैल्यूज़, अगर आप इस जिफ के देख पाएंगे, सारे एलोकेट ऑब्जेक्ट प्लस रेफरेंसेस देखती है, जो जिससे कनेक्टेड हो रहा है, जो कनेक्टेड नहीं हो रहा है उनको मार्क करती है और डिलीट कर देती है। तो यही कहलाते हैं, ये गार्बेज है बेसिकली, क्योंकि ये किसी से रेफरेंस नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, तो इसको गार्बेज को कलेक्ट कर लो मतलब स्वीप कर दो, बाहर कर दो, इसे ये कहलाता है गार्बेज कलेक्शन दोस्तों। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो छोटा सा एग्जांपल है समझाने के लिए आपको कि मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम क्या होती है या फिर गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट में मेमोरी
मैनेजमेंट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट ये ऑटोमेटिकली करती है, ये एल्गोरिदम इम्प्लाई होती है सारे जावास्क्रिप्ट इंजन में और ये ऑटोमेटिक काम होता है, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे काम करता है, तो ये आप आपके इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि हीप दिखता कैसे है, तो देखिए अगर आप जाएंगे यहाँ पे मेमोरी सेक्शन में, अगर आप यहाँ जाएंगे तो एक छोटा सा ऑप्शन आता है टेक स्नैपशॉट करके, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अभी जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है, राइट, हमने देखा था कंसोल लॉग में F1 F2 3 ये पुराना वाला लगा हुआ है यहाँ पे कॉल स्टैक 3 वाला। अगर इसके अगर आप देखना चाहेंगे कि हीप क्या होता है, तो आप मेमोरी में जाइए और टेक अ हीप स्नैपशॉट, तो आप देखेंगे थोड़ा टाइम लेगा और हीप स्नैपशॉट जनरेट हो जाएगा। देखिए 16.8 MB का मेरा हीप बना है, जो हम बना रहे थे, राइट, यहाँ पे कि ये जो बॉक्स बनता है, राइट, ये वाला, ये लगभग इस वाले प्रोग्राम जब चला तो ये बना है हमारा 16 MB का। अगर आप उसमें जाके एक एक में ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे तो ये हमारे काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, अगर आप जाके देखेंगे तो फंक्शंस, विंडो, ब्राउजर से रिलेटेड, V8 से रिलेटेड, HTML, इवन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी है। कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं है बट वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना देता है। तो अगर आप देखेंगे तो सबके शैलो साइज़ या रिटेन साइज़ ये सब भी आ रहे हैं यहाँ पे। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये एरिया भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसा होल रन टाइम एनवायरनमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। हम पूरा रन टाइम का बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या सब लगता है इसके लिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो एक जो चीज़ होती है वो है जावास्क्रिप्ट का इंजन, JS इंजन, ठीक है। मैं दिखाने वाला हूँ आपको आने वाले समय में कि और क्या क्या डिटेल्स होती हैं, बट मोस्टली एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है और फिर होती है APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बट वो इस रन टाइम को चलाने के लिए। अभी जावास्क्रिप्ट का रन टाइम जो है वो हर व्यक्ति, हर ब्राउज़र या हर सर्वर अपने हिसाब से, आप भी अपना खुद का लिख सकते हो, ठीक है। बट मोटे रूप से अगर आप देखोगे तो एक इंजन लगता है। ये इंजन हमारा कोई गाड़ी वाला इंजन नहीं है, it's there is nothing kind of hardware, it's just a software only, but it's like called engine because it is a heart of this entire runtime। ये basically दिल है इस पूरे runtime का। फिर कुछ APIs होती हैं। फिर आप अगर हम इवेंट लूप देखेंगे आने वाले वीडियोस में, मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा जिसमें हम इवेंट लूप समझेंगे, जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेडेड, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, पूरी डिटेल समझेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास एक इवेंट क्यू होती है और एक माइक्रो टास्क क्यू भी होती है, तो वो हम सब समझेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। तो एक मोटे रूप से अगर आप देखो तो रन टाइम में ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेट्स से टॉक अबाउट APIs, राइट। आपने कंसोल सुना होगा, कंसोल एक ग्लोबल API है, ये हर जगह अवेलेबल है। अब इन्वायरमेंट देखेंगे आप तो जैसे ब्राउज़र हो गए या बैकएंड का देखोगे तो आपने नोड, हमने बात की थी, राइट। नोड क्या है, नोड इज जस्ट नोड यूजर्स गूगल V8 जो कि क्रोम यूज़ करता है, सेम V8 इंजन जो अभी हम देखने वाले हैं आज जिसका आर्किटेक्चर, बट APIs। तो कंसोल दोनों में API होती है। console.log करो आप किसी ब्राउज़र के विंडो में या फिर नोड में, आपको रिप्लाई देगा। फिर होती है जैसे सेट टाइम आउट, भविष्य आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ सेट टाइम आउट, साइड टाइम आउट, बहुत सब डिटेल से जानेंगे अभी, बट अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ APIs होती है, कुछ इंजन होता है, कुछ क्यू होती है, समथिंग लाइक दैट। अब ब्राउज़र में अगर आप ये देखो, ये तो कुछ कॉमन्स हैं दोनों के। अब ब्राउज़र में अगर आप देखोगे तो लोकल स्टोरेज होती है, ठीक है। नोड में देखोगे तो फाइल API होती है। तो ऐसे कुछ कुछ APIs, क्योंकि नोड बैकएंड सर्वर होता है जहाँ फाइल रीड राइट कर सकते हैं, तो इसलिए फाइल की कुछ API बनी हुई है। ब्राउज़र में लोकल स्टोरेज चलता है क्योंकि इट डजंट मेक सेंस इन द सर्वर साइड, कुछ कुछ कॉमन API होती है। तो ये ऐसी कुछ APIs हैं जो कि हेल्प करती है हमारे पूरे रन टाइम को चलाने में। अब बात करते हैं इंजन की। जैसे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट इंजन हार्ट होता है एक किसी रन टाइम का। अब हर कंपनी ने जो अपने अपने ब्राउज़र लिखे हैं, जैसे हम बात करते हैं क्रोम का गूगल है, इसमें V8 इंजन करता है काम, जो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट और इफिशिएंट इंजन बोलते हैं, और इसी सेम पे Node.js ने जो बनाया था वो भी इसी पे चलता है, राइट। देन हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र भी एक रन टाइम एनवायरनमेंट ही, राइट, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे कोड चलता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये यूज़ करता है चक्रा इज़ द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन। ये सारे जावास्क्रिप्ट इंजन के नाम है, ठीक है। पहले IE में चलता था, उसका एडवांस वर्जन है, एज बना दिया। अब फिर हम मोजिला की बात करते हैं। मोजिला का ब्राउज़र आता है फायरफॉक्स यूज़ करता है स्पाइडर मंकी,
ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आई एम जस्ट सेइंग, टेलिंग यू द नेम्स एंड ऑल। फिर आप एप्पल की बात करोगे, एप्पल का सफारी आता है, इसके इंजन का नाम है जावा स्क्रिप्ट कोर। अगर आप बाकी भी ब्राउज़र्स देखोगे तो सबके अपने अपने इंजन्स हैं, सबके ब्राउज़र्स के, ब्राउज़र एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, सबके अपने अपने इंजन है, सब मोस्ट ऑफ दीज कॉमन एपीआई यूज़ करते हैं, कुछ क्यूज़ यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द सेम है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन सबका अपना अपना अलग है। गूगल ने कुछ और तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ और तरीके से, मोजिला ने कुछ और, एप्पल ने कुछ और, अपने अपने ब्राउज़र आप देखोगे राइट। कुछ ब्राउज़र तेज़ चलते हैं, कुछ ब्राउज़र कम थोड़ा स्लो चलते हैं। आपने देखा होगा आई में बहुत टाइम लगता है, क्रोम बहुत फास्ट है। तो ये अपनी अपनी कंपनी अपने अपने इंटरफेस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ी हिस्ट्री पे बात करते हैं। हमने बात की थी याद है आपको ब्रेंडन आइक के बारे में। तो ब्रेंडन आइक ने जो पहला बनाया था राइट, वो ही अभी पहला जो जावास्क्रिप्ट इंजन लिखा था वो ब्रेंडन आइक ने लिखा था अपने नेटस्केप पे ब्राउज़र के लिए, याद होगा आपको। अब वही इंजन फिर बाद में स्पाइडर मंकी कहलाया, उस टाइम उसका कुछ और नाम था, और फिर मोजिला एमडीएम जो कि एक ओपन सोर्स कंपनी है, उसी ने उसको अडॉप्ट करके फायरफॉक्स बनाया। तो फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है, मतलब इसका कोड आप देख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन चेक कर सकते हो कि भाई इसका जेएस इंजन कैसे लिखा है, एपीआईज कैसे चल रही है, ये सब है। क्रोम शायद आपको अलाउ ना करे, एज ना करे, क्योंकि एंटरप्राइज लेवल पे है, बट मोजिला एक ओपन सोर्स है। तो ये होता है एक पूरा रन टाइम इन्वायरमेंट। इम्प्लीमेंटेशन हर कंपनी ने अपना अपना लिखा हुआ है। हार्ड है रन टाइम का जावास्क्रिप्ट इंजन, फिर कुछ एपीआईज, कुछ क्यूज़, और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड के कुछ स्पेसिफिक क्यूज़ एपीआईज हो सकती हैं, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम के कुछ बैक एंड स्पेसिफिक एपीआईज हो सकती है। आप भी आपका खुद का बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर आपको बनाना है, लेट्स से हम बनाएंगे टेकमॉन्ग कपिल का, तो हम कुछ अपना भी रन टाइम बना सकते हैं और उसका भी कुछ नाम दे सकते हैं। ब्रिंग योर ओन ब्राउज़र, हम अपना ब्राउज़र खुद का बना सकते हैं। दोस्तों अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब देखोगे तो मोस्टली लोग पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, कंपाइलर यूज़ करती हैं, और जावास्क्रिप्ट उनमें से कौन सी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, और लोग अक्सर इसमें गलतियाँ कर देते हैं। उनको लगता है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, बट असल में क्या है, चलिए जानने के लिए देखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंदर की जो बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो मैं एक साइड लिख देता हूँ कंपाइलर। हम डिफरेंस देखते चलेंगे एंड देन आई विल शेयर यू द डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू एज वेल, ओके। दूसरा है इंटरप्रेटर। अब देखिए, जैसे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, सोर्स कोड होता है, उसको फिर कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, a = 10 था, शो a शो 20 समथिंग लाइक दैट। देन कंपाइलर ने उसको किया, कंपाइलर भी स्पेशल सॉफ्टवेयर है, हर लैंग्वेज का अपना होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर काम होता है। हर जावास्क्रिप्ट इंजन का अपना कंपाइलर, अपना इंटरप्रेटर हो सकता है। ये जो क्लास बनाई एक बाइट कोड है, ये एक एग्जीक्यूटेबल चीज़ें हैं, बट ये बेयर मशीन चला सकती है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट, वही इसको समझ सकता है, कोई और प्रोग्राम है नहीं यूजुअली। तो ये क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, जब आप एक कोई सोर्स कोड लिखते हो, ठीक है, कोई सोर्स कोड में हमने 5-6 लाइन लिखी हैं, उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक बाइट कोड में, 1001 समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके ये बाइट कोड कहलाता है। ये आप मशीन कोड भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपका सोर्स कोड है जो आपने लिखते हो, लेट नेम = टेकमॉन्ग कपिल समथिंग लाइक दैट, और इसके बाद इसको ये आउटपुट में ला देता है। तो ये आउटपुट है बेसिकली, और ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में दिख जाता है आपको, राइट। ये कंपाइलर है। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर में जब आप सोर्स कोड देते हैं राइट, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जैसे आप देते हैं, इंटरप्रेटर कोई इंटरमीडिएट बाइट कोड या कोई कोड जैसा नहीं बनाता है, ये डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देता है। और आउटपुट कैसे देता है, लाइन बाय लाइन। पहली लाइन चल गई, लेट्स से उसका आउटपुट 1 था, दूसरी लाइन चल गई उसका 3 था, उसका चल गया 2 था, ऐसा करके। तो हर लाइन के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है डायरेक्टली, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं लगता। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली अगर आप देखोगे तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम है राइट, क्योंकि कोई बीच में बाइट कोड नहीं है। यहाँ पे मेमोरी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि बाइट कोड है राइट। अब दूसरी बात है, इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि एक एक लाइन करके आ रहा है राइट, बट
कंपाइलर में अगर आप देखोगे तो कंपाइल टाइम में इसने सारा ऑप्टिमाइजेशन जो भी चाहे कर दिया है, बट एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत फास्टर है। जहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि हर चीज़ ऑप्टिमाइज मिल गई है इसको, तो आउटपुट इसका बहुत फास्ट आएगा एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या होता है, जब ये पूरा लाइन का एक प्रोग्राम पूरा चल जाता है, राइट, उसको देन बाइट कोड बनाता है और उसका एग्जीक्यूट करता है। तो अगर लेट से कोई एरर है 5th लाइन में, तो वो ऐसे नहीं बताएगा कि भाई 5th लाइन के बाद मैं 6th लाइन नहीं चलाऊंगा। वो सारा पूरा प्रोग्राम एक बार कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, देन ही आपको बताएगा कि भाई 5th लाइन नंबर में एरर था। बाकी इंटरप्रेटर जो लैंग्वेजेस होती है, वो अगर आपकी पहली लाइन चला, दूसरी लाइन में एरर आ गया, तो तीसरी लाइन नहीं चलाएगा, वहीं रुक जाएगा, आपको बता देगा कि भाई ये रहा आपका एरर। जैसे आप यहाँ पे देख पाते हैं, जावा की बात करते हैं। जावा एक कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज है। आपने एक प्रोग्राम लिखा hello world डॉट जावा करके, उसका जावा कंपाइलर उसको hello world डॉट क्लास बनाएगा, ये वाइट कोड है, राइट। और JVM एक इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, ऐसा JVM जावा का एक वर्चुअल मशीन, वर्चुअल इन्वायरमेंट है। वो उसको समझता है एंड देन प्रोग्राम को आउटपुट करके दिखा देता है। तो ये जावा ऐसे काम करता है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, जैसे अगर आप बात करें तो जावा कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरप्रेटर हम PHP कर लेते हैं या रूबी कर लेते हैं, और C++ जो हमने देखी थी, राइट, वो भी कंपाइल वाली लैंग्वेजेस थी। अब बड़ा क्वेश्चन ये है इंटरव्यू का कि जावास्क्रिप्ट में से क्या है, हम आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़े और डिफरेंसेस जान लेते हैं इन दोनों के। तो जैसे एरर डिबगिंग की बात करें तो कौन सा बेटर हुआ दोस्तों? इंटरप्रेटर बेटर हुआ, क्योंकि पहले उसने एरर बता दिया। अब एक फास्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड है। चलो मैं राइट साइड जाके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये सिंस एक टाइम में पूरा इंटायर प्रोग्राम लेता है और इंटरप्रेटर सिंगल लाइन बाय लाइन लेता है। आउटपुट में इसके एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड होता है, जिसमें नहीं होता है। इसमें कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन के पहले होता है। इसमें साथ साथ चलता रहता है। एक लाइन कंपाइल हुई, या मतलब उसको बोलो इंटरप्रेट की और एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट, डायरेक्टली होता गया। अब स्पीड इसकी फास्टर है, जैसे मैंने बताया। सारे ऑप्टिमाइजेशन आपके कंपाइल टाइम में हो चुके हैं, इसके नहीं हुए। ये एक एक करके चला रहा है तो टाइम लग सकता है पूरा। जैसे 100 लाइन का कोड है, तो उसने पहले बार बाइट कोड बना लिया और 100 को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता फास्टर, बट ये एक एक करके चलता रहता है, इसलिए इसका स्लोअर है। बट मेमोरी इसमें ज़्यादा लगेगी, ऐसे मेमोरी बहुत कम लगेगी। इसके एरर जितने भी हैं सारे कंपाइलेशन के बाद पता चलेंगे, जबकि यहाँ के हर लाइन के बाद आपको एरर पता चल जाएंगे। देखिए ये सारी इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी। पाइथन भी शायद अपडेटेड हो गई है, आई टेल यू। अब क्या होता है दोस्तों, तीसरी बात मैं बताता हूँ। अब आती है हाइब्रिड टाइप की लैंग्वेजेस। अब आप पूछेंगे सर ये क्या, हमने तो सिर्फ आज तक सुना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर मैं आपसे बात करूं कि जावास्क्रिप्ट ना तो ओनली कंपाइलर है ना तो ओनली इंटरप्रेटर है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूजेस बोथ कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से लोग फंस जाते हैं आज भी। अब हर जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जैसे मैंने बताया, अपने अपने ब्राउज़र, अपने अपनी कंपनीज अपने अपने इम्प्लीमेंटेशंस यूज़ करते हैं, बट मोटे रूप पे वही रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो हमने डिस्कस किया है। कुछ जावास्क्रिप्ट इंजन जब पहला मोजिला ने लिखा था, राइट, जो मैंने बात की थी, जिसका नाम स्पाइडर मंकी, ब्रेंडन आइक ने लिखा था, वो बिल्कुल सही, वो ओनली इंटरप्रेटर यूज़ करता था। बट बाय द टाइम जैसे एडवांसमेंट हुआ, जैसे ब्राउज़र, जैसे वेब इवॉल्व होता गया, हमको फास्टर बनाने के लिए, कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो सके, हमने दोनों का इस्तेमाल देखा। अभी हम आने वाले समय में देखते हैं V8 का विजुअलाइजेशन, देखेंगे कि असली V8 का आर्किटेक्चर है क्या। तो उसमें हम जानेंगे कि गूगल का V8 दोनों यूज़ करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। तो ये ऐसे हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो दोनों यूज़ करते हैं। पर पाइथन का भी आप चेक करिएगा, पाइथन भी शायद अब इंटरप्रेटर नहीं बची है, वो भी हाइब्रिड यूज़ करती है। तो हाइब्रिड के फ़ायदे क्या हैं? दोनों के फ़ायदे हैं। तो इट्स लाइक अ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। दोनों के जो बेनिफिट्स हैं, हमारे इंटरप्रेटर का बेनिफिट क्या था? लेस मेमोरी यूज़ करता था, तो वो भी ये होगा। और क्या नुकसान था कि वो स्लो था, कंपाइलर बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता। तो अब हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन JS का भी यहाँ पे होता है। तो अब बात करते हैं, जैसे जिट, आपने नाम सुना होगा, जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, राइट। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर कुछ नहीं है, ये कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर ही है। आपने AOT का नाम सुना होगा, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर। एंगुलर में अगर आप एंगुलर बैकग्राउंड से आते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, शायद आई थिंक एंगुलर 8 या 9 में उन्होंने लॉन्च किया था इसका सपोर्ट गूगल ने। तो इस टाइप की जो चीज़ें आप सुन रहे हो, राइट, ये समहाउ ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों यूज़ करती हैं, कंपाइलर पर इंटरप्रेटर्स। दोनों के जो बेस्ट फीचर्स हैं, जो दोनों के बेनिफिट्स हैं, उनको क्लब करके अपने कोड को फास्टर एंड फास्टर एग्जीक्यूट बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की कंपनीज दोस्तों आए दिन ऑन अ डेली बेसिस, जो शार्पेस्ट माइंड है, इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, वो दिन भर यही काम करते हैं। वो ये नई चीज़ें सोचते हैं कि यार
कैसे हम कंपाइलर के फ़ायदा उठाएं, इंटरप्रेटर का फ़ायदा उठाएं, दोनों को मिला के कुछ ऐसी नई चीज़ बनाए जो फास्टर कोड एग्जीक्यूट कर सके, हमारा ब्राउज़र सबसे फास्ट हो, क्योंकि हमारा ब्राउज़र फास्ट है, सबसे ज़्यादा लोग हमारे ब्राउज़र ओपन करेंगे, हम वहाँ से एड्स दिखा के हम पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारे इस टाइप के फीचर्स हैं। तो गाइज़ ये हमारा डिस्कॉर्ड पे चैनल, यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, जॉब्स की, जावास्क्रिप्ट की, मीन, मर्न, फ्रंट एंड, इंटरव्यूज़, टेक अपडेट्स और बहुत कुछ। इसका नाम है #BeATechMonk। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। हम चाहते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस कम्युनिटी का पार्ट बने, इंटरेक्ट करें, और मैं अपनी मेंटरशिप सबको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों चलिए एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट इंजन का बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि यही एम था हमारे इस वीडियो का कि हम बिल्कुल एंड तक डिटेल तक जाके देखेंगे, उनका आर्किटेक्चर समझेंगे कैसा क्या है। हम एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट इंजन का देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि V8 एग्जैक्ट जो V8 है, राइट, उसके कंपाइलर का नाम क्या है, इंटरप्रेटर का नाम क्या है, वो कैसे कोड एग्जीक्यूट करता है, क्या स्टेप्स लगती हैं, और हम देखेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन जो होते हैं मोस्टली दोस्तों, हर ब्राउज़र का जैसे अपना मैंने बताया था, 3 टाइप के मोस्टली स्टेप्स होते हैं। पहला वो पार्स करता है जो डेटा होता है, राइट, फिर उसको कंप्यूट करता है, फिर एट द एंड में एग्जीक्यूट करता है। चलिए इस डायग्राम की वजह से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो डेटा आया, वो बाइट स्ट्रीम डिकोडर ने उसको, जो बाइट्स आती हैं एक्चुअली डेटा जो होता है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है, उसको फिर डिकोड करते हैं और सबसे पहले उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो पार्सिंग जो कहलाती है, राइट, वो एब्स्ट्रैक्ट ट्री होता है, एक ADT। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किसी एक लैंग्वेज का एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनता है, जो हमें यहाँ पे देखा। तो हर एक जो आप लाइन लिखते हैं, लेट्स से लेट नेम इक्वल टू टेकमोंक कपिल, तो ये सारे वर्ड्स को अलग अलग लिटरल बना के टोकन्स बना दिए जाते हैं। फिर उसको पार्स करते हैं, फिर एक एक विंडोज़ की नोड बना देते हैं, जैसे हमारा होता है, राइट, डॉम मॉडल में ट्री अलग होता है, इसका चाइल्ड इसका, उसका चाइल्ड अलग, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनता है, ऐसा अगर आप देख पाएंगे। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर मिलकर साथ काम करते रहते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं। जहां उनको लगता है कि ये कोड ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, कंपाइलर के पास चला जाता है, कंपाइलर उसको मशीन कोड, बाइट कोड बनाता है, फिर से इंटरप्रेटर को दे देता है। ये सारा चलता रहता है, एट द एंड ये एग्जीक्यूट होता रहता है। तो ये टिपिकल चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री कैसे दिखता है। हाँ, और एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं ब्राउज़र ने बनाए हैं, कंपनी ने बनाए हैं, वो अपने अपने इम्प्लीमेंटेशन हैं, बट जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको सबको एक्मा का फॉलो करना होता है। एक्मा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, यूरोपियन कंज्यूमर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इनके लेटेस्ट आते रहते हैं, लेट्स से 14th एडिशन है 23 का, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि भाई एक ब्राउज़र में इस टाइप का होना चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन आप खुद का लिख सकते हो, कंपाइलर होना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। कंपाइलर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक्मा है। हाँ, जैसे चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में ये एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको देखने में आदत रहे। मैंने लिखा लेट नेम, आप देखेंगे ये एक प्रोग्राम है, जी हाँ, इसमें बॉडी में वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है, टेक मॉन्क कपिल, देखेंगे आप। तो यहाँ पे एक लिटरल बना है, स्ट्रिंग लिटरल, उसकी वैल्यू है टेक मॉन्क कपिल, रॉ वैल्यू ये है, काइंड ऑफ है लेट, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ यूजिंग लेट, एक मॉड्यूल है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरा प्रोग्राम का इसमें डिफरेंस। अगर आप और लिखना चाहते हैं इसके बाद कॉन्स्ट obj, आप देखेंगे और भी चीज़ें बना देगा ये। दूसरा वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, देखेंगे इन्होंने यहाँ कर दिया है। तो पहला वाला हमारा यहाँ पे था आइडेंटिफायर, दूसरा यहाँ पे है। तो इस टाइप का एक ट्री बनता है। अगर आप जेसॉन में मैं आपको दिखाऊं तो इस टाइप का एक ट्री बन गया। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आ गई। पहले हमने किया था नेम टेकमॉन्क कपिल, ये वाला नीचे गए हम तो एक और आइडेंटिफायर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। इसमें प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे तो इसका लिटरल नाम था कपिल, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा ADT ट्री बन जाएगा। तो टोकन्स में कन्वर्ट होने के बाद जो पहली प्रोसेस थी पार्सिंग की, वो यहाँ पे हमको समझ में आती है। तो जैसे अगर हमारा कोड मिलता है सोर्स कोड, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंटेक्स ट्री में, समथिंग लाइक दैट। फिर इसको हम देते हैं कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर को, तो ये पार्सिंग कहलाता है। इसके पहले कुछ और डिकोडिंग होती है जो मैंने दिखाई आपको,
और इसके बाद फिर वो एग्जीक्यूशन हो जाता है जो हमारा फाइनल फेज़ है, और आपको आउटपुट दिख जाता है आपके वेब पेज में कि भाई चलो एक बटन दिख गई मुझको मेरे वेबसाइट में, या फिर एक गूगल सर्च करके जो आता है, राइट, ऐसे करके। इन सब के पीछे ये कहानियाँ होती हैं पहले पार्सिंग होती है, फिर कंप्यूटेशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है दोस्तों। तो ये एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट इंजन की कहानी है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं हमारा V8 सबसे फास्टेस्ट और एफिशिएंट जावास्क्रिप्ट माना जाता है, गूगल ने ये लिखा है, और इसी इंजन के बेस पे, क्योंकि V8 एक ओपन सोर्स इंजन है, तो रैंड डेल का आपने नाम सुना होगा, उस व्यक्ति ने, ही इज़ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, व्हाट ही डिड इज ही यूज्ड गूगल का V8 यूज़ करके उसने सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट बना दिया, जिसको आज हम बोलते हैं Node.js। इसके पहले 2000 आई थिंक ही मेड इट इन 2008 आई गेस। इसके पहले जावास्क्रिप्ट मोस्टली फ्रंट एंड की लैंग्वेज मानी जाती थी, क्लाइंट साइड की, जो हम ऊपर देख रहे हैं। यूजली इसको लोग क्लाइंट साइड बोलते थे, बट जब से रैंडेल ने इसको बना दिया, ये बैक एंड लैंग्वेज हो गई है। यूजली जैसे मैंने हमने बताया था दोस्तों कि जावास्क्रिप्ट इंजन की बात है, अगर आप जावास्क्रिप्ट इंजन लिख सकते हैं, चलिए हम चलते हैं, हाँ, जावास्क्रिप्ट इंजन अगर आप चाहें तो आपके टीवी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, आपके बल्ब के लिए लिख सकते हैं, आपके कार के लिए लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड आप कंपाइल कर सकते हैं, वहाँ वहाँ जावास्क्रिप्ट चल सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर है, जैसे मैंने बताया, एक बल्ब हो सकता है, एक कार हो सकती है, एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है आपका, तो कहीं भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं V8 को, क्योंकि V8 हमारे सबसे काम की चीज़ है। अब सबसे पहले V8 क्या करता है, आपका जावास्क्रिप्ट कोड लेता है, उसको पार्स करता है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, फिर बनाता है उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स टी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया अभी। उसके बाद जो बाइट कोड जनरेट होता है, उस बाइट कोड को फीडबैक देता है ऑप्टिमाइजेशन के, जैसे मैंने बताया था, राइट। क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर कैसे काम करते हैं, इंटरप्रेट करते जाता है जावास्क्रिप्ट, आज भी स्टार्ट इंटरप्रेटर से ही होता है। अगर लाइन सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, तो वो इंटरप्रेट ही करता है। लेकिन जहाँ जहाँ उसको लगता है कि यार ये कोड थोड़ा डिफिकल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स है, इसको कंज्यूम करने में बहुत एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, तो फिर वो उसको कंपाइलर को भेज देता है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उस कोड को ऑप्टिमाइज करता है और बाइट कोड बनाता है, एक इंटरमीडिएट कोड। उस कोड को अगर आप बेयर मशीन पे चलाओ, जैसे कि इंटेल पे इंटेल का i3 i5 होता है, आर्म होता है मोबाइल के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, या फिर M1 चिप होती है एप्पल की, राइट। इन सब पे अगर आप चलाओगे बेयर मशीन पे, माइक्रो प्रोसेसर पे, तो ये ऑप्टिमाइज कोड और ज़्यादा जल्दी से एग्जीक्यूट होता है। तो यही सबका एम है एट द एंड, कि हमारा कोड सबसे पहले, हमारा इंजन सबसे जल्दी कोड को एग्जीक्यूट करे और आउटपुट दे दोस्तों। तो ये है मोटे रूप से V8 का असली इंजन जो अंदर वर्किंग है, राइट, ये है होती है वर्किंग। सेम Node.js का मैंने बताया था, कुछ APIs डिफरेंट हो सकती है, बट इंजन का काम तो सेम ही रहेगा। पहले पार्सिंग करता है, फिर AST बनाता है, फिर इग्निशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इग्निशन क्या है दोस्तों V8 के कंपाइलर का नाम है इग्निशन, और टर्बोफैन है उसका, कंपाइलर का नाम है टर्बोफैन, इग्निशन है इंटरप्रेटर का नाम, फिर मशीन कोड पे करता है, फिर वो CPU में वो कोड रन हो जाता है। सेम चीज़ है, ये भी Node.js करता है, बट क्योंकि सेम ही इंजन है, राइट। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड देखते हैं, इसका कोड देखते हैं, तो इग्निशन करके V8 का, हम V8 की बात कर रहे हैं, नोड हो या क्रोम हो, अगर आप देखोगे कि आपका कोड कौन इंटरप्रेट कर रहा है, इग्निशन करता है। आप देखोगे कि आपका कौन कंपाइल कर रहा है, तो टर्बोफैन करता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गार्बेज कलेक्टर मैंने आपको बताया था, राइट, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि फास्ट तरीके से ये लोग कंपाइल कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, और एट द एंड एग्जीक्यूट कर सकें कम से कम टाइम में। यही इनका मेन पर्पस है दोस्तों। अगर आपको देखना है कि बाइट कोड कैसा दिखता है, तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए 50 डेज ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट में क्या है, मेरा हेलो वर्ल्ड वाली फाइल जो थी, मैं लिखूंगा node-print-bytecode। देखेंगे आप, ये देखेंगे तो बिल्कुल हम मशीन लेवल कोडिंग में आ गए हैं। ये हमको भी समझ में नहीं आते हैं, ये बिल्कुल टोटली बाइट लेवल पे बातें कर रहे हैं, मतलब बाइट कोड में मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है, क्या होता है, अगर आप देखेंगे, राइट। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप चाहते हैं देखना तो आप देख सकते हैं। ऐसा होता है, इसमें लिखा है अदर हीप ऑब्जेक्ट, तो एक हीप ऑब्जेक्ट है, इसका ये एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, कुछ साइज़ है, कुछ लेंथ है, कुछ मैप है, कोई एरे टाइप है। अगर आप देखेंगे तो ये होता है असली बाइट कोड। ये बाइट कोड अभी जैसे मैं Node.js चला रहा हूँ, तो V8 चल रहा है, V8 जावास्क्रिप्ट के V8 इंजन ने हमारे कोड को, जो हेलो वर्ल्ड JS है,
उसको कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया और ये बाइट कोड बना के दिया है। अब ये मशीन पर चलेगा डायरेक्टली, तो आपका प्रिंट हो जाता है क्या, मैं यहाँ पे अगर ये हटा देता हूँ और मैं सिर्फ लिखता हूँ नोड हेलो वर्ल्ड सी टेलो टेक्मोन कपिल, यही हमने लिखा था हमारे प्रोजेक्ट में, तो ये आउटपुट हमारी आ गई दोस्तों। अब बहुत ज़्यादा है, क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया था राइट, रजिस्टर होता है छोटे छोटे, ये अपने अपने एक्सेस होते हैं राइट, मतलब मेमोरी के लिए ये लोग एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। मैंने आपको समझाया था मेमोरी मैनेजमेंट राइट, एक्यूमुलेटर्स में जो एरिथमेटिक्स के इंटरमीडिएट सम होते हैं राइट, 2+3 है एंड देन 5+6 है, तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, तो ये होते हैं स्टोर दोस्तों रजिस्टर्स में, ये स्मॉल मेमोरी होते हैं, स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होते हैं रजिस्टर्स में। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं स्टिल, तो मैं आपको कुछ लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप चाहें तो उसको एंड तक पढ़ सकते हैं कि ये सब चीज़ें भी अंदर से कैसे काम करती है। बट अगर मोटे रूप से आप देखें तो ये होता है हमारे V8 का आर्किटेक्चर, जो कि सबसे इफिशिएंट माना जाता है। गूगल ने लिखा है, ओपन सोर्स किया है और अपने गूगल क्रोम में भी यूज़ करते हैं, और Node.js अपने बैकएंड में ये यूज़ करता है। और हम जैसे GC की बात कर रहे थे, तो इसकी GC का नाम है, गार्बेज कलेक्टर का नाम है शायद ऑयल पेंट, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। V8 के भी ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल के इंजीनियर्स आए दिन लिखते रहते हैं इनके बारे में, तो आप चाहें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट मोटे रूप से यही है दोस्तों। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे वीडियोस? आई होप कि आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। जो इंटरनल वर्किंग है, जो आर्किटेक्चर है, जो डिटेल में हम बातें कर रहे हैं, आपको नया नया लग रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आपको नहीं मज़ा आ रहा है तो आप समय ले सकते हैं, थोड़े स्पीड कम करके देख सकते हैं, बट आई एम श्योर कि जब आपको समझ में आने लग जाएगा एंड टू एंड, तो आपको एक अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी। और हम चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमारा वाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला या कोड पर पढ़ाने वाला। और अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छे लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए वाह JS, लिखिए वाह JS। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों और भविष्य में देखते रहें, हमारे सब कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताएं।